Hello students, welcome to online portal of Saket Academy and Paramarth Shiksha Niketan. In our previous videos, I had given the assignment 1. So in this video, we are going to solve the assignment 01. So moving towards the very first question, 1.1. Show that for a light ray incident at an angle I on getting reflected, the angle of deviation is delta is equal to pi minus 2i और pi plus 2i. पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा गया है? और अ लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल आई, किसी कोई एक लाइट रे जो कि आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, ऑन गेटिंग रिफ्लेक्टेड द एंगल ऑफ डेविएशन इज, रिफ्लेक्शन के बाद जो डेविएशन का एंगल होगा वो पाई माइनस 2i या फिर पाई प्लस 2i होगा. ठीक है, तो हम लोगों ने ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. तो ये वो मिरर है जिसपे इंसिडेंट रे पॉइंट पे आती है. तो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से कितना एंगल बना के आएगी? आई एंगल बना के आएगी, है ना. और उसी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी. तो भी मान के चलते हैं कि यहाँ से आ रहे और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है, किस एंगल से? आई एंगल से. तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? तो ये दोनों एंगल हो गए आई और ये भी आई एंगल. अभी एक्चुअल डायरेक्शन क्या थी इस लाइट रे? तो लाइट रे की जो एक्चुअल डायरेक्शन थी वो ये है ना, ये एक्चुअल डायरेक्शन. और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है. इसका मतलब कि वो अपने रास्ते से डेविएट हो गई, है ना. तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से. एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण बोलते हैं. विचलित होना मतलब थोड़ा सा भटक जाना, अपने रास्ते से हट जाना. ठीक है, ओके. तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. ठीक है, जिसको हमको कैलकुलेट करना है. तो ये इंसिडेंट रे कितना डेविएट हो गई? डेल्टा एंगल डेविएट हो गई. इसको इधर जाना था लेकिन इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये किधर चली गई? इस डायरेक्शन में चली गई. तो हमको कैलकुलेट क्या करना है? इस एंगल को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखें कि ये एंगल क्या है? इंसिडेंस एंगल आई. और ये एंगल क्या है? ये रिफ्लेक्शन एंगल आर है जो कि आई के ही इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? आई लिखा है. ठीक है, और ये एंगल क्या है? डेल्टा, जो हमको कैलकुलेट करना है. तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल देखें तो स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है? पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री, है ना. एक स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री. तो अगर इन तीनों एंगल को हम ऐड कर दें तो कितना होगा? पाई रेडियन ना. तो डेल्टा प्लस आई इज इक्वल टू क्या होगा? पाई रेडियन. ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i. और अगर इधर से हम एंगल मेजर करें, ठीक है, कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है ना. और लेकिन अभी रे किधर चली गई? इस डायरेक्शन में चली गई. तो कितना डेविएशन हुआ? डेविएशन अगर हम इस डायरेक्शन से मेजर करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये इतना डेविएशन हुआ ना. तो ये भी एंगल होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? डेल्टा डैश. ये यहाँ तक होगा. ठीक है, तो ये डेल्टा डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है? एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो 2 पाई का बनता है. कितना एंगल बनता है? 2 पाई. अब उस 2 पाई में हमको क्या निकालना है? इस डेल्टा को माइनस कर देना है. तो 2 पाई माइनस डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा डैश. सो 2 पाई माइनस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश. तो डेल्टा की वैल्यू क्या है? इसको पुट करते हैं यहाँ पे. तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस डेल्टा की जगह पे लिखेंगे क्या? पाई माइनस 2i. सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस पाई प्लस 2i. ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई यानी कि पाई और प्लस 2i. तो ये हो गया डेल्टा डैश. ठीक है, तो जब मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो जो इंसिडेंट रे है वो डेविएट हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से. किस एंगल से? या तो पाई माइनस 2i एंगल से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो, है ना. वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमने रे किधर से ली है.
ठीक है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा पाई माइनस 2i और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना होगा पाई प्लस 2i। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट रे इफ द मिरर बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा about an axis which lies in the plane of mirror and perpendicular to the plane of incidence so that the reflected ray turns through an angle 2 theta in same sense। तो हमें क्या बताना है, मेन चीज जो है वो ये है, अबाउट एन एक्सिस विच लाइज इन द प्लेन ऑफ मिरर। तो उस एक्सिस के अबाउट हमको रोटेट करना है जो कि उसी मिरर के प्लेन में लाई करता है। ठीक है, मिरर के प्लेन में लाई करता है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और जो इंसिडेंस है उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, तो उस एक्सिस के अबाउट हमको रोटेट करना है। तो इस चीज को जरा समझते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो सपोज करें कि ये हमारा क्या है, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है और ये इसका नॉर्मल है एन। अब ये इंसिडेंट रे जो है वो इंसिडेंट होती है, ये रे, ये लाइट रे इंसिडेंट होती है इस पर कितना एंगल बना के, आई एंगल बना के। ठीक है, और ये इधर से आई एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो ये हो गया मिरर का प्लेन। इसी प्लेन में एक एक्सिस लेते हैं जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एक्सिस कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना। तो इस एक्सिस के अबाउट हमने ऐसे रोटेट किया मिरर को। ठीक है, इस तरीके से रोटेट करें या उधर से रोटेट करें, दोनों बातें सेम है। इस मिरर को हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। रोटेट कैसे कर देते हैं, इतने एंगल से। ठीक है ना, इतने एंगल से ऐसे रोटेट कर देते हैं। कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो ये भी कितने से, थीटा से। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है वो भी रोटेट हो जाएगा ना, किस एंगल से रोटेट हो जाएगा, जितने से इसको रोटेट किए हैं थीटा एंगल से। तो ये कितना हो गया, ये हो गया थीटा एंगल। ठीक, इसको नाम दिया हमने एन डैश। ठीक है, ये मिरर है अपना। अब जब मिरर रोटेट हुआ है तो नॉर्मल रोटेट हुआ, और नॉर्मल जब रोटेट हुआ तो अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये चेंज हो गया ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कितना हो गया, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब हो गया आई, तो पहले से था यहाँ से यहाँ तक, और अभी थीटा और रोटेट कर दिया ना हमने। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आई प्लस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब अब जो रे, अब इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो आई प्लस थीटा एंगल यहाँ से बना के जाएगी, है ना। यहाँ से कितना एंगल बना के जाएगी, आई प्लस थीटा। तो वो इस डायरेक्शन में मान लिया हमने चली गई, है ना, इस डायरेक्शन में। ये एंगल कितना बन गया, ये बन गया आई प्लस थीटा। ठीक है, तो पहले जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो जा रही थी इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन अभी रोटेशन के बाद जा रही है इस डायरेक्शन में, है ना। तो जब मिरर को हमने थीटा से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हुई ये हमको पता करना है। कितने से रोटेट हुई ये हमें पता करना है। तो उसके लिए अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया डेविएशन एंगल डेल्टा, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के एंगल्स को देखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। ये डेल्टा क्या है, डेल्टा को कैसे लिखा जा सकता है, डेल्टा को लिखा जा सकता है ये बड़ा वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, है ना, माइनस ये छोटा वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल। ठीक है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल 1, इसको हम थीटा 1 बोले, बड़े वाले एंगल को हम थीटा 1 बोलते हैं और छोटे वाले को हम थीटा 2 बोलते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है ना। अब जरा इस थीटा 1 और थीटा 2 को ध्यान से देखो। थीटा 1 क्या है, थीटा 1 है इस इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। ठीक है, अभी ये सब भूल जाओ कि नॉर्मल कहाँ से हुआ, ये रे क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये किसके बीच का एंगल है, ये ध्यान से देखो। ये एंगल है इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है, जब रोटेशन हो गया आई प्लस थीटा, और आई प्लस थीटा एंगल बना करके ये जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, ये जो एंगल है
ये कहाँ से बनेगा, ये नए वाले नॉर्मल से बनेगा, है ना। तो ये जो थीटा 1 है, जो बड़ा वाला एंगल है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक आई प्लस थीटा, यहाँ से यहाँ तक आई प्लस थीटा, कितना हो गया 2 टाइम्स आई प्लस थीटा, माइनस थीटा 2 की बात करें, थीटा 2 क्या है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल। तो बताओ भाई, इसको हम यहाँ से देखते हैं दो पार्ट में, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है आई, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, ये भी आई है ना ये। तो ये मिला करके आई और आई मिला करके कितना हो गया 2i, तो माइनस 2i। तो क्या हो गया ये 2i कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा ये 2 थीटा। तो ये डेल्टा क्या हो जाएगा 2 थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले तो रोटेट करना है मिरर को थीटा से। तो क्या रोटेट होगा, ये नॉर्मल रोटेट हो जाएगा। जब नॉर्मल रोटेट होगा तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ये चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो जाएगा होकर के क्या हो जाएगा, आई में थीटा और ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई प्लस थीटा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हुआ तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। तो अब जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे जो इधर जा रही थी एंगल आई बना करके, वो अब नए वाले नॉर्मल से एंगल आई प्लस थीटा बना करके इधर चली जाएगी, ठीक है। तो हमको पता करना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने से रोटेट हो गई। अगर इसमें एंगल को हम मान लेते हैं डेल्टा है, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू होगा पूरा एंगल थीटा 1 माइनस ये वाला एंगल थीटा 2, ठीक है। तो ये पूरा एंगल थीटा 1 कैसे निकालेंगे हम, ये नए नॉर्मल से अगर हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दें तो एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा। इस ये वाला पार्ट क्या है आई प्लस थीटा, ये क्या है आई प्लस थीटा, तो दोनों मिला करके 2i प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अब ये छोटा वाला एंगल कैसे निकालेंगे, इस छोटे वाले एंगल के लिए इस पुराने वाले नॉर्मल को से हम इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, तो ये आई आ जाता है और इधर कितना आ जाता है आई, तो आई और आई मिला करके 2i। तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2i कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 2 थीटा। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना है 2 थीटा। तो अगर मिरर को हम थीटा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा से रोटेट होगी। इसका उल्टा भी सही है कि अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को 2 थीटा से रोटेट करेंगे तो एंगल कैसे कितने से रोटेट होगा, थीटा से, मतलब आधे से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। फिगर 1.10 शोज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो एक मिरर है यहाँ पे जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। P, Q and R are the three positions where the image of object may be seen. P, Q, R ये तीन पोजीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज को देखा जा सकता है। ऑब्जर्वर A is able to see the image at position Q. ऑब्जर्वर जो A है, यहाँ पर जो खड़ा आदमी है, वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को Q पोजीशन पर देख सकता है, ठीक है। Where does the observer B see the image of the object? और B ऑब्जर्वर यहाँ पर अगर खड़ा है तो वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इन तीनों में से किस पोजीशन पर देखेगा, ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए जरा आते हैं यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे तीन पोजीशन है, 1 2 और ये 3। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर A है और यहाँ पर दूसरा ऑब्जर्वर B है, ठीक है। तो बताना है कि अगर A यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखता है तो दूसरा कहाँ पर देखेगा, ठीक है। तो इसकी हम इमेज फॉर्म करते हैं इस ऑब्जेक्ट की। तो उसके लिए दो रे हमको चाहिए, ठीक है, दो रे चाहिए। तो एक रे हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर जाती है मिरर पे। जब परपेंडिकुलर जाएगी तो अपने ही रास्ते पर वापस आ जाएगी ना। क्यों वापस है, क्योंकि 0 डिग्री एंगल इसके नॉर्मल से, नॉर्मल भी यही होगा। तो 0 डिग्री एंगल बना करके जा रही है तो 0 डिग्री एंगल बना करके आ भी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं, ठीक है, अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पर बढ़ी, ठीक है ना। अब ये ऑब्जर्वर, ये बी ऑब्जर्वर कैसे देखेगा, तो ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देती है कि जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज हैं वो जब हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट की इमेज को हमें देखना है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे दिखाई देगी, इस मिरर के कारण। जब मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचाएगा तो उसके जरिए हम इमेज को देखेंगे। तो क्या करेगा, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो मान लेते हैं एक रे ऐसे आई, ठीक है, और वो हमारी आंख पर पड़ी इस तरीके से, हमारी आंख पर पड़ी तो हमको क्या दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कुछ मिलती हुई नजर आएगी, है ना। तो ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन क्या है, तीन पोजीशन थी ना, ये P, ये Q और ये R। तो ये कौन सी पोजीशन में बन रही है, Q पोजीशन में बन रही है, ठीक है। तो ये इमेज Q पोजीशन पे बन रही है।
अब वो चाहे इस ऑब्जर्वर से देखा जाए, चाहे ये ऑब्जर्वर देखे, चाहे यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर देखे, सभी के लिए जो इमेज बनेगी वो यहीं बनेगी। अलग अलग क्या होगा भाई, लाइट तो चारों तरफ निकल रही है ना, लाइट तो हर एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इधर से जितनी भी इस प्लेन के इधर जितनी भी लाइट जाएगी वो सब रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, है ना, सब रिफ्लेक्ट होगी और सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी किसके अकॉर्डिंग, और वो जा करके मिलेंगे एक ही जगह पर, यहीं से, है ना, यहीं से मिलेंगे इस तरीके से। तो ऑब्जर्वर चाहे यहाँ हो, 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 चाहे जहाँ हो, ठीक है ना, वो इमेज को इसी जगह पर देखेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी उसकी पोजीशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करेगी, उसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगी कि वो ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर पर रखा गया है, ठीक है ना। उसकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करती है। कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द पोजीशन ऑफ इमेज विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, कि जो इमेज की पोजीशन है वो ऑब्जर्वर की पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो एक प्लेन मिरर है जिसपे एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, किस तरीके से इंसिडेंट हो रही है कि हॉरिजॉन्टल से उसका जो एंगल बने वो 30 डिग्री हो, ठीक है। एट व्हाट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल मस्ट अ प्लेन मिरर बी प्लेस्ड इन इट्स पाथ सो दैट इट बिकम्स वर्टिकली अपवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ये बोला जा रहा है कि किस एंगल पे हम इस रे के रास्ते में मिरर को रखें जिससे कि रिफ्लेक्शन के बाद ये वर्टिकली अपवर्ड चली जाए। तो इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं यहाँ से डायग्राम बना के। तो पहले ये सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है, कि ये कोई मिरर है जिसपे एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, ये हमने इसका नॉर्मल बना लिया। इस तरीके से इंसिडेंट होती है कि उसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो इसी तरीके से रिफ्लेक्ट भी होगी, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। अब बोला ये जा रहा है कि इस इंसिडेंट रे के रास्ते में, ठीक है ना, ऐसे ही रे बनाते हैं, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये रे हो गई, एंगल कितना 30 डिग्री। तो मिरर को कितने एंगल पर रखें हॉरिजॉन्टल से, मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक मिरर ऐसे रख दिया, कितने एंगल पर रखें जिससे कि जो रिफ्लेक्शन के बाद, ऐसे रिफ्लेक्शन होगा ना यहाँ पे इस तरीके से, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे जाए वो वर्टिकली अपवर्ड हो। अभी अपवर्ड नहीं है, वो एक्चुअली में ऐसे जानी चाहिए इस तरीके से। तो इसके लिए मिरर को हमें ऐसे रखना पड़ेगा ना, तब नॉर्मल ऐसे आएगा, ठीक है। तो जितने से जाएगी उतने से इस तरीके से। तो अब अगर इन दोनों फिगर को हम ध्यान से देखें, फिगर 1 और फिगर 2 को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मिरर हमने इस तरीके से इस इंसिडेंट रे के रास्ते में रखा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वर्टिकली अपवर्ड चली जाए, ठीक है। तो उसके लिए अगर इन दोनों फिगर को कंपेयर करें हम, तो क्या किया गया, यहाँ पर मिरर इस तरीके से है और यहाँ पर मिरर इस तरीके से है, और इंसिडेंट रे अपने ही रास्ते पर है, इंसिडेंट उसी डायरेक्शन में है ना, इंसिडेंट रे उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। तो अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, ठीक है, मिरर को रोटेट करने वाला क्वेश्चन, सेम वैसे ही इसको भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने मिरर को इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। कितने एंगल से रोटेट किया है, मान लेते हैं डेल्टा एंगल से रोटेट किया है, क्योंकि हमें वही निकालना है ना, हॉरिजॉन्टल से एंगल। तो मान लेते हैं डेल्टा एंगल से रोटेट कर दिया, ठीक है। तो रोटेट कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हो गई, पहले रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से जा रही थी इधर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना के, अभी रिफ्लेक्टेड रे किधर जा रही है, इधर हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल बना के। इसका मतलब कितने से रोटेट हो गई, 60 डिग्री से रोटेट हो गई। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने से रोटेट हुई, 60 डिग्री से। तो मिरर कितने से रोटेट होगा, अभी अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि मिरर अगर थीटा से रोटेट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से होगी, यानी कि अगर रिफ्लेक्टेड रे जिस एंगल से होगी उसका आधा एंगल से मिरर रोटेट होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री से हो रही है रोटेट, तो मिरर कितने से रोटेट होना चाहिए, 30 डिग्री से, ठीक है। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.5। फिगर 1.12 shows a point object A and a plane mirror MN. Find the position of the image of object A in mirror MN. MN में उसका इमेज बताओ, ठीक है, by drawing ray diagram. Indicate the region in which observer's eye must be present
इन ऑर्डर टू व्यू द इमेज द रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू बतानी है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये एक मिरर है MN और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है A। सबसे पहले क्या बनाना है हमको, इसका इमेज बनाना है। तो इसकी इमेज बनाने के लिए हमको दो रे चाहिए, तो वो दो रे हम यहाँ से इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं एक रे ऐसे आई, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, जितना एंगल बना के आई उतना एंगल बना के ये जाएगी इस तरीके से, है ना। दूसरी रे मान लेते हैं इस तरीके से आई यहाँ पे, तो ये नॉर्मल हो गया, जितना एंगल बना के उतना एंगल बना करके इधर भी जाएगी, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा सही नहीं है, इसको सही करते हैं, ठीक है। तो ये इधर रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी और ये इधर रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, ये दो रे हमने ली, ठीक है। अब ये आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है। इनको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों मिलती हुई हमको दिखेंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना, इस पॉइंट। तो ये है, ये जो पॉइंट है ये ए का इमेज है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए डैश बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से रे डायग्राम से हमने इसकी इमेज बना ली। अब दूसरा क्वेश्चन है कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए हम ये करेंगे कि जो इमेज फॉर्म हुई है, जो इमेज फॉर्म हुई है उससे जो मिरर है उसके एंड पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसके एंड पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, और दूसरी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और इनको बढ़ा देंगे आगे, ठीक है ना। तो ये जो रीजन फॉर्म हुआ इसको हम लोग बोलते हैं कि इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू है। अब इस रीजन में कोई भी ऑब्जर्वर होगा, जो ऑब्जर्वर इस रीजन में होगा वही इस इमेज को देख पाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर ये पॉइंट P है या फिर यहाँ ये पॉइंट Q है, इधर होगा, तो उस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई नहीं देगी, इस मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगी वो दिखाई नहीं देगी। जो ऑब्जर्वर इस रीजन में लाई करेगा, जो इस रीजन में रहेगा, उसी को इसकी इमेज दिखाई पड़ेगी इस मिरर में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द मिनिमम साइज ऑफ अ plane mirror required to see the full image of an observer is half the size of that observer। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ऑब्जर्वर की फुल इमेज को बनाने के लिए मिरर की साइज हाफ होनी चाहिए ऑब्जर्वर की साइज का, ये बताना है, ठीक है, ये दिखाना है। तो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं फिगर, ठीक है। तो अगर इस फिगर को देखें तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है और ये मिरर है, ठीक है। अब ये इसकी आंख है E। तो अगर इसकी इमेज हम इधर बनाने की कोशिश करें, इधर इमेज बनाए, तो यहाँ पर इमेज बनती है, किस तरीके से बनती है। तो यहाँ से हमने दो रे ली, एक रे इस टॉप वाले पॉइंट से और एक ये बॉटम वाले पॉइंट से। एक रे इधर से आई, ठीक है ना, इंसिडेंट एंगल जितना बना के उतना ही रिफ्लेक्ट होगी, इधर चली गई, और दूसरी जो इंसिडेंट एंगल बना के आएगी उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी और ये इधर चली जाएगी, है ना। तो अब इन दो रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे बढ़ाएं, एक रे को इधर और इस दूसरी रे को अगर हम इधर पीछे बढ़ाएं, ठीक है, तो ये दोनों ये इमेज फॉर्म करती है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के। यहाँ पे ये प्लेन मिरर है, तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज बनेगी। तो ये इतनी ही डिस्टेंस पे एक इमेज फॉर्म होती है, ये हो गई इमेज, ठीक है। तो अब ये पता करना है कि ये इसकी लेंथ कितनी होगी इस मिरर की इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ठीक है, इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देखें, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ये 1 और ये 2, इन दोनों ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो ये सिमिलर ट्रायंगल की तरह लग रहा है ना, सिमिलर ट्रायंगल की तरह। सिमिलर ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या होती है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, ठीक है, जब उनके दो एंगल सेम हो, ठीक है। तो अब ये मिरर है और ये ऑब्जर्वर है, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना। पैरेलल है तो ये भी क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो ये जो एंगल और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होगा, है ना, और ये थर्ड एंगल क्या हो गया, कॉमन। तो दो ट्रायंगल के तीनों एंगल जो हैं वो सेम है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो साइड होती है उसमें रेशियो सेम होता है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस लेंथ कौन कौन सी है, इसके लिए मिरर की लेंथ MN, ठीक है,
और ये क्या है, इमेज की लेंथ या फिर ऑब्जर्वर की लेंथ एच एफ। इसमें और इसमें रेशियो निकालेंगे तो एम एन डिवाइडेड बाई एच एफ, ये किसके इक्वल होगा, दूसरी कोई करस्पॉन्डेंस साइड, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डेंस साइड और क्या होगी इसकी, अगर हम ये लेंथ लेते हैं, ठीक है ना, इसके और इसके ऑपरेशन से ये वाली लेंथ बनेगी ना, ठीक है, चाहे ये साइड ये ले लें चाहे ये ले लें, लेकिन हमें ज़रूरत इसकी है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है, अगर इसको हम z लेंगे, ठीक है ना, z लेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दोनों क्या होती है, सेम होती है प्लेन मिरर के लिए, तो ये भी z हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया z, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के लिए इस लेंथ के करस्पॉन्डेंस दूसरी लेंथ कौन सी बनेगी, ये वाली लेंथ बनेगी, बड़े वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए ये यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक एल्टीट्यूड, ठीक है। ट्रायंगल अगर ऐसा होता है तो सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, है ना। तो ये इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ये और इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, इन दोनों में क्या होगा, सेम रेशियो होगा, इन दोनों का रेशियो और इस साइड के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि ये सब क्या है, करस्पॉन्डेंस है। तो यहाँ पर इसका एल्टीट्यूड कितना है z और इसका एल्टीट्यूड कितना है 2z, तो ये क्या होगा, z z कैंसिल हो जाएगा, तो mn इज इक्वल टू क्या हो गया, mn इज इक्वल टू हो गया hf, mn इज इक्वल टू hf यहाँ जाएगा ना, hf बाई नीचे क्या बचा हुआ है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो mn है, mn का मतलब मिरर की लेंथ, मिरर की लेंथ कितना होनी चाहिए, hf की आधी, hf मतलब इमेज की लेंथ या फिर ऑब्जेक्ट की लेंथ या फिर ऑब्जर्वर की लेंथ, तो ऑब्जर्वर की लेंथ का आधा होना चाहिए मिरर पूरा इमेज बनने के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, कुछ खास कॉन्सेप्ट है नहीं, बस केवल मेन चीज ये है कि हमें ये दो ट्रायंगल ऑब्जर्व करने हैं, इन दोनों ट्रायंगल को करस्पॉन्डेंस दिखाना है, करस्पॉन्डेंस दिखाने के बाद हमें क्या लगाना है, ये थ्योरम लगानी है कि सिमिलर ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डेंस साइड्स होती हैं उनका रेशियो सेम होता है। तो इस साइड के करस्पॉन्डेंस कौन है, ये, ठीक है ना, तो इसका रेशियो, और इस एल्टीट्यूड के करस्पॉन्डेंस कौन है, ये एल्टीट्यूड, ठीक है ना, इन दोनों का रेशियो, ये z है तो ये 2z क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक z, यहाँ और यहाँ से यहाँ तक z, तो 2z, तो z अपॉन 2z क्या हो जाएगा 1/2, और इधर mn अपॉन hf, hf इधर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा hf/2, तो mn इज इक्वल टू hf/2।